जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये फिजिकल एजुकेशन का वीडियो है और जो वीडियो देख रहे होंगे वो उसी डिपार्टमेंट से होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा आपको तब तक वन लाइनर पढ़ने से मेरे हिसाब से काम नहीं चलेगा। बाकी आप लोगों की इच्छा, समझदार है आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा प्रशिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है? कौन सा प्रशिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है, ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है उसमें। योग है, अंतराल परीक्षण है, इंटरवल ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, शक्ति प्रशिक्षण है और एरोबिक व्यायाम है। पहले बात तो आप लोग भाई बहन हैं, एरोबिक व्यायाम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, शक्ति प्रशिक्षण का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंटरवल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और योग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, ठीक है। ये इमेज जो देख रहे हैं आप लोग, ये वाली इमेज, इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है और खासकर आपकी हैमस्ट्रिंग ग्रुप की है, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग ग्रुप की है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ लेते हैं, क्या है इसका। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे नियमानुसार करना जरूरी होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वजन, इलास्टिक बैंड्स या शरीर के वजन से ही कसरत की जाती है। शरीर के वजन जैसे बॉडी वेट, ठीक है, काफ़ी एक्सरसाइज बॉडी वेट के द्वारा भी होती है। मांसपेशियों की ताकत, मसल्स पावर, आकार, साइज और शक्ति बढ़ाने के लिए बेहतरीन तरीका है, ठीक है। बॉडी बिल्डर्स आपने देखे होंगे, प्रोटीन इंटेक करते हैं, हैवी वेट करते हैं। इसके अलावा लचीलेपन और गति की सीमा में सुधार होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है पहला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा अब बताइए आप लोग। और इसका सही उत्तर होगा शक्ति प्रशिक्षण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक एथलीट का शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन किस प्रशिक्षण के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक एथलीट की शारीरिक क्षमता का सर्वोत्तम मूल्यांकन पूछ रहा है, किस प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है। एबिलिटी टेस्ट, बीओटी मैक्स, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट और हार्ट रेट टेस्ट, ठीक है। इसका सही उत्तर बताना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। VO2 मैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में। जैसे यू टेस्ट है, उसको भी पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग। फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है और हार्ट रेट टेस्ट, ये पूछ रहा है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है। VO2 मैक्स मापता है कि व्यायाम करते समय आपका शरीर कितनी ऑक्सीजन का उपयोग करता है। यह आपके फिटनेस स्तर को समझने एवं सामान्य साधन है और आप जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेंगे आपका शरीर उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग करेगा। ज़्यादा VO2 मैक्स का मतलब आमतौर पर बेहतर शारीरिक फिटनेस है। क्लियर? अब उत्तर बताइए आप इसका, और इसका सही उत्तर होगा VO2 मैक्स टेस्ट। ये इमेज देख लीजिए, हाई लेवल पे ऐसे ही टेस्ट किए जाते हैं। ये भी मशीन के स्टेप्स हैं। ये ऑक्सीजन इनटेक का है, यहाँ से ऑक्सीजन होता है और ये जो चिप्स लगी होती हैं ये काउंट करती हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अधिकतम खपत की सीधा संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीजन की अधिकतम खपत, अधिकतम पूछ रहा है, सीधा संबंध किससे है। हृदय की क्षमता, मांसपेशियों की ताकत, मस्तिष्क क्रियाशीलता और पाचन तंत्र, ठीक है। कार्डियो ब्रेडी ये होता है, इसका एक बार देख लीजिएगा, नॉर्मल है और कंटिन्यूस हार्ट रेट, ठीक है। इसको भी चेक कर लीजिएगा। और इसका एक स्पोर्ट्स में जो हार्ट रेट होता है अलग चलता है, बाकी नॉर्मल व्यक्तियों का हार्ट रेट अलग चलता है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं। वयस्कों की विश्राम की स्थिति में हृदय नॉर्मल आदमी का है, ठीक है, 60 से 80 धड़कन प्रति मिनट
60 धड़कन प्रति मिनट कम होने पर उससे कम स्पंदनता वाले, और जैसे लो, और 100 से अधिक प्रति होने पर उसकी 100 धड़कन प्रति मिनट से अधिक दर होने पर उससे हाई हृदय क्षमता प्रभावित करते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि एथलीटों की हृदय दर विश्राम में अक्सर प्रति 60 से कम होती है। ठीक है, 60 से कम होती है। और जो मैराथन रनर होते हैं उनकी तो और भी कम हो जाती है। ठीक है, उनका एथलीट हार्ट हो जाता है, लंग्स की कैपेसिटी और हार्ट की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। तो इसका उत्तर आपको मिल गया होगा, इसका उत्तर होगा आपका हृदय की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रशिक्षण के दौरान अधिभार ओवरलोड प्रिंसिपल का क्या अर्थ है? प्रशिक्षण के दौरान अधिभार ओवरलोड प्रिंसिपल का क्या अर्थ है? केवल एक व्यायाम बार बार करना, लगातार शरीर का भार बढ़ाना, और प्रशिक्षण में आराम की अवधि को कम करना, और हल्का प्रशिक्षण करना। ठीक है, ये पूछ रहा, तो चारों कॉन्सेप्ट पर एक बार पढ़ लीजिएगा। और सिंपल सा है, अगर जब मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूं तो एक एक चीज को आप लोग पढ़ते चले जाइएगा। ठीक है, ये देखिए, एक केनिया के एथलीट्स हैं और रनिंग पेस में, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं ये लोग। अब चलते हैं इसका ओवरलोड सिद्धांत पढ़ते हैं क्या है। अगर ओवरलोड सिद्धांत फिटनेस से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक, इस सिद्धांत के मुताबिक शरीर पर पड़ने वाला तनाव को धीरे धीरे बढ़ाकर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस सिद्धांत के मुताबिक शरीर पर पड़ने वाला तनाव लोड धीरे धीरे बढ़ाकर उसे अनुकूलित करना चाहिए। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए व्यायाम की आवृत्ति, तीव्रता और समय को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही एक ही व्यायाम को अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देना आपको, और इसका सही जो उत्तर होगा आपका वो होगा आपका लगातार शरीर पर भार बढ़ाना। ठीक है, ओवरलोड प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। ये पूछ रहा, थकान के दौरान कौन सा हार्मोन स्राव बढ़ जाता है? हार्मोन पूछ रहा है। ठीक है, लैक्टिक एसिड नहीं, हार्मोन। ए टेस्टोस्टेरोन, बी एंड्रोलाइन, सी डोपामाइन, और डी इंसुलिन। हाँ, सही, इसका उत्तर इन्होंने दे दिया है, वो मेरी से गलती है। ठीक है, एंड्रोलाइन। अब पूछ लिया, ये पहले जान लेते हैं होता क्या है। ये देखिए, ये बच्ची बॉक्सर है और पंचिंग बैग पे, जैसे इमेज में भी आपको पता चलिए, ये पंचिंग बैग है, ये बॉक्सिंग ग्लव्स है। ठीक है, क्योंकि आप लोग अधिकांशतः पीटीआई गेम, मतलब सभी गेम में थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। देखिए क्या, एंड्रोलाइन एक दवा है, मेडिसिन, जिसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया के इलाज के दौरान किया जाता है। इसे कार्डियक अरेस्ट, क्रूप और अस्थमा के दौरान भी अलग अलग रूपों में दिया जाता है। आप ऑटो इंजेक्टर का उपयोग करके एंड्रोलाइन की औसत खुराक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मेडिसिन है। ठीक है, और आपका ये हार्मोन ये रहा। ठीक, और क्वेश्चन छुप गया है, इसको हम मिटाते हैं, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। पीक परफॉर्मेंस से तात्पर्य क्या है? पीक, कोई भी स्पोर्ट्समैन की जो परफॉर्मेंस होगा ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे गया तो फिर डाउन होना निश्चित। अगर डाउन नहीं हो रहा है, एक लेवल में ऐसे ऐसे है, तो उसका कैरियर समझिए कि बस कुछ ही दिनों का है। तो अप डाउन बहुत जरूरी है। जैसे हार्ट अगर अप डाउन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप मुर्दा है। सेम उसी तरह स्पोर्ट्स में अगर आपका परफॉर्मेंस अप डाउन नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब आप बहुत ही कम दिनों तक स्टेन कर पाएंगे, स्टेबल रह पाएंगे वहां तक। ठीक है, और आपका डाउन फॉल या अप फॉल होना जरूरी है एज ए स्पोर्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या है ये। पीक परफॉर्मेंस पूछ रहा है ये। ठीक,
एथलीट का औसत प्रदर्शन, प्रतियोगिता में एथलीट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, एथलीट का असफल प्रदर्शन और प्रशिक्षण के दौरान किया गया प्रदर्शन। अब इधर देख लेते हैं पीक परफॉर्मेंस के बारे में। एक छात्र अपने साथियों के सामने किसी विषय को प्रस्तुत करते हैं समय शीर्ष प्रदर्शन के स्तर पर पहुंच सकता है। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स में गए ये पीक हुआ, वे विषय वस्तु को पूरी तरह से आश्वस्त और केंद्रित होते हैं। ठीक है, जबकि वे दर्शकों के साथ पूरी तरह से जुड़े होते हैं, क्योंकि सहज का साथ किसी भी स्पोर्ट्स में लास्ट पीक परफॉर्मेंस की जो हाईएस्ट अचीवमेंट है, ठीक है, वो है। और इसमें देखिए उत्तर क्या है, इसका उत्तर है प्रतियोगिता में एथलीट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। किसी भी इवेंट में अगर जैसे मान लीजिए वर्ल्ड इवेंट है, जैसे प्रैक्टिस में आपने सुना होगा या जेवलिन थ्रो में, या अभी नवदीप ने किया है, नीरज ने कोई किया है, तो उनका बेस्ट थ्रो क्या है, उस प्रतियोगिता का बेस्ट थ्रो क्या है। बेस्ट थ्रो जो होता है, चाहे भले उनकी प्लेस ना पड़े, उनका बेस्ट थ्रो ही उनके पीक परफॉर्मेंस है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आदमी का बेस्ट थ्रो या बेस्ट किया गया है उसका पीक परफॉर्मेंस है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ये पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा घटक कार्डियोवैस्कुलर सहन शक्ति को, कार्डियो मतलब यहां हार्ट की बात होगा, जहां कार्डियो शब्द आ गया वहां हार्ट से संबंधित होगा। ठीक है, वैस्कुलर सहन शक्ति को प्रभावित करता है। अगर कार्डियो कहीं भी आ गया तो इसका मतलब वहां बात हार्ट की हो रही है। ए लचीलापन, बी मांसपेशियों की ताकत, सी धीरज और डी गति। ठीक है, इसको देख लेते हैं। कठिनाई या प्रतिकूलता का सामना करने की क्षमता विशेष रूप से लंबे समय तक, ठीक, लंबे समय तक तनावपूर्ण प्रयास या गतिविधि को बनाए रखने की क्षमता। ठीक है, ये कार्डियोवैस्कुलर सहन शक्ति है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो बिल्कुल अब तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, धीरज, इंडोरेंस इसको बोलते हैं, इंडोरेंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए फिगर में है, ये लेग स्क्वाड हो रहा है, ये वेट मशीन है, ये प्लेयर है, और ये लेग स्क्वाड की मशीन है। ठीक है, ये प्लेट्स है इसमें। 8वां क्वेश्चन, मानव शरीर की मांसपेशी तंतुओं में कौन सा प्रकार जल्दी थकता है। मानव शरीर की मांसपेशी तंतुओं में से कौन सा प्रकार जल्दी थकता है। स्लो टिच, तेज तंतु, मिश्रित और लचीले तंतु। ठीक है, स्लो टिच, फास्ट टिच, मिश्रित तंतु, और ये कछुआ, ये खरगोश। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फास्ट ट्विच मांसपेशी फाइबर, तीव्र स्विच मांसपेशी फाइबर वे मांसपेशी कोशिकाएं हैं जो लघु शक्तिशाली आंदोलनों के लिए जिम्मेदार होती हैं। कछुए और खरगोश के बारे में सोचें तो आपके फास्ट ट्विच या टाइप सेकंड फाइबर खरगोश की तरह होते हैं। ये थोड़े समय के लिए बहुत अधिक बल और शक्ति पैदा कर सकते हैं, लेकिन वे जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे चलते हैं, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच। इसका सही उत्तर होगा आपका तेज तंतु, फास्ट ट्विच फाइबर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। व्यायाम करने के बाद कूल डाउन करने का क्या प्रमुख उद्देश्य होता है। एक्सरसाइज करने के बाद कूल डाउन करने का क्या प्रमुख उद्देश्य होता है, क्वेश्चन ये है। ये देखिए, ये कूल डाउन एक्सरसाइज है। कोई भी एक्सरसाइज या करने के बाद या स्पोर्ट्स इवेंट होने के बाद कूल डाउन बहुत जरूरी है। ए ऑप्शन में है मांसपेशियों की थकान को बढ़ाना, क्लियर। शरीर का तापमान को बढ़ाना, क्लियर। मांसपेशियों की जकड़न को कम करना, क्लियर। और शरीर के तनाव को कम करना। पहली बात, मांस में थकान कब होगी ये आपको क्लियर होना चाहिए। शरीर का तापमान कब बढ़ेगा ये क्लियर होना चाहिए। मांसपेशियों की जकड़न को कम करना ये क्लियर होना चाहिए, और शरीर का तनाव में लाना ये कम होना चाहिए। अब इसका देखिए क्या है
वर्कआउट के बाद कूल डाउन करने का उद्देश्य धीरे धीरे, ध्यान रखिएगा, पहले वर्कआउट के बाद कूल डाउन करने का उद्देश्य धीरे धीरे आपकी हृदय गति को और रक्तचाप को समान स्तर पर लाना है। फिर से तुम सुनिए, वर्कआउट के बाद कूल डाउन करने का उद्देश्य धीरे धीरे आपकी हृदय गति और रक्तचाप को उसके समान स्तर पर लाना है। व्यायाम करने से पहले का स्तर आपके वर्कआउट के दौरान आपकी हृदय गति सामान्य से बहुत अधिक बढ़ गई है और अचानक सभी हरकतों को रोकने से के बजाय इसे वापस कम करना महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा अपने लिए। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का अध्ययन किस पर केंद्रित है? आप लोग चाहें तो इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा आप लोगों को, अब हम क्या बता, हमको आइडिया नहीं इसका, लेकिन क्वेश्चन ठीक है। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का अध्ययन किस पर केंद्रित है, ये देखिए। और स्पोर्ट्स में जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं उसमें 80% बायोमैकेनिक्स का काम है। पहला, खेल के नियम, दूसरा, खेल का उपकरण का विकास, शारीरिक गतिविधियों के दौरान शरीर की गति और खेल का परिणाम का विश्लेषण। चलिए अब देखते पढ़ते हैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स खेल विज्ञान की वह शाखा है जहां हम मानव गति का विश्लेषण करते हैं। मानव गति का विश्लेषण करके हम चोटों का भविष्यवाणी कर सकते हैं और उनसे बच सकते हैं अगर हमें पता है कि तकनीक क्या है। ठीक है, ये और ये उत्तर होगा इसका शारीरिक गतिविधियों के दौरान शरीर की गति, उत्तर सी। ठीक, क्लियर। वीडियो पूरा देखिएगा तब जाके समझ में आएगा आपको, और भागने की कोशिश मत करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा भी क्वेश्चन इधर उधर घुमाएगा तो दिक्कत महसूस होगी आप लोगों को। मानसिक रूप से कठिनाई वाले खिलाड़ियों के साथ कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? क्वेश्चन ये, मानसिक रूप से कठिनाई वाले खिलाड़ियों के साथ कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? कठोर अनुशासन, भावनात्मक समर्थन, शारीरिक दंड और प्रतियोगी प्रशिक्षण। इसका सही उत्तर होगा आपका, बिल्कुल क्लियर है, भावनात्मक समर्थन। अगर कोई हैंडीक्राफ्ट बच्चा है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है और स्पोर्ट्स में है, तो उसको भावनात्मक सपोर्ट बहुत चाहिए। ठीक है, जीवन के बौद्धिक विकास से ज़्यादा जरूरी है भावनात्मक विकास। सुख शांति हासिल करने और सफल और सार्थक जीवन जीने के लिए भावनात्मक विकास के लक्ष्य पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि वो हर व्यक्ति सहज महसूस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 12वां, और लंबा वीडियो हो रहा है, आज लास्ट यही खत्म करेंगे। खेलों में ध्यान का प्रमुख लाभ क्या है? योग से संबंधित है और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। खेलों में ध्यान का लाभ क्या है? ए, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना, ध्यान पर केंद्रित करना, वजन कम करना और लचीलापन बढ़ाना। ठीक, और जो मेडिटेशन है वो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मांसपेशियों की स्ट्रेंथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ध्यान केंद्रित करने के लिए इंपॉर्टेंट है और लचीलेपन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो ये देखिए महिला है, ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा आपका, वो उत्तर होगा आपका ध्यान केंद्रित करना। इंपॉर्टेंट सभी के लिए है, लेकिन बेसिकली है ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो इसके साथ ही आप लोग मेहनत करते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट होगा। ठीक, इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, लापरवाही मत करिए। अगर मेहनत अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो में आप लोगों को डालता रहूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।